ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत दिलचस्प होने वाली है। कर्नाटक में कुछ ऐसे दिलचस्प आंकड़े हैं जो आपको बताते हैं कि 38 साल से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, जो ये बताते हैं कि केंद्र में सत्ताधारी दल जो होता है उसका कर्नाटक में क्या होता है। 80 सीटें कैसे फ्लिप सीटें कही जाती हैं, यानी एक बार कोई पार्टी एक बार कोई पार्टी, ये रिवाज बना हुआ है, लगातार बना हुआ है, सालों से बना हुआ है। इन सीटों पर किसका क्या गणित वर्तमान में है और इस लिहाज से इस बार क्या गणित हो सकता है, ये सारी चीज़ें जानना दिलचस्प है, क्योंकि ये आपको कर्नाटक चुनाव का एक थोड़ा सा अंदाज़ा भी देते हैं। हालांकि देखिए, राजनीति है, राजनीति में बहुत बदलाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 37 सालों का इतिहास बदल दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे में। गुजरात में इतिहास कायम किया बीजेपी ने। ऐसी भी कई जगह हैं जो बताती है कि रिवाज कायम रहा। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, हिमाचल प्रदेश, वहाँ रिवाज है एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो बीजेपी की बेशक एक लहर सी दिख रही हो, गुजरात में बड़ी जीत मिली है, इसके बावजूद देखा गया कि कैसे रिवाज हिमाचल में कायम रहा। नतीजे कई बार पंजाब जैसे भी होते हैं, चौंका देते हैं सबको। खैर, ये राजनीति में कुछ मज़ेदार चीज़ें होती हैं और ये आंकड़े इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, आपको कर्नाटक के बहुत दिलचस्प आंकड़े मैं इस रिपोर्ट में बताने जा रहा हूँ। इतिहास समझिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने किस तरह से कमर कसी आप रोज़ देख रहे हैं। एक तरफ जहां सत्ताधारी बीजेपी अपनी ताबड़तोड़ रैलियों के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ बाकी राजनीतिक दल, खासतौर पर कांग्रेस, राहुल गांधी, वो भी कैसे ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, उसकी तैयारियां कर रहे हैं। आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि राज्य में ऐसे कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं जहां किसी भी पार्टी के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। चलिए जानते हैं क्या कहते हैं अब तक के आंकड़े। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कर्नाटक चुनाव में सत्ता विरोधी लहर एक महत्वपूर्ण कारक है। एंटी इनकम्बेंसी, जिसकी सरकार है उसके खिलाफ मतदाता, क्योंकि मतदाताओं ने किसी भी पार्टी को लगातार जनादेश नहीं दिया है। आखिरी बार साल 1985 में हुआ था, जब रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सत्ता में वापस आई थी। पुराने मैसूरू, दक्षिण कर्नाटक का हिस्सा जो है, क्षेत्र के वोकालिंगा क्षेत्र में जेडीएस का दबदबा भी है। तो जेडीएस, आप कांग्रेस बीजेपी बात करते हैं, जेडीएस की ताकत को भी समझना बहुत जरूरी है और कैसे किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। तो क्या त्रिशंकु मामला हो जाएगा, सीधा सीधा मुकाबला होगा, यह भी दिलचस्प बनाता है कर्नाटक के चुनाव को। राज्य में पिछले 38 सालों के चुनावी इतिहास को देखें तो सत्ताधारी पार्टी लगातार दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, 2013 को छोड़कर केंद्र में रहने वाली सत्तारूढ़ दल कभी भी राज्य में बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई। कर्नाटक उन राज्यों में शुमार है जहां हर 5 साल पर सरकारें बदल जाती हैं। कर्नाटक में ये सिलसिला 1985 से चला आ रहा है। यहाँ की जनता 5 साल एक पार्टी को तो 5 साल दूसरी पार्टी को मौका देती ही है। आपको ये भी बता दें कि 1972 से पहले कर्नाटक को मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। कर्नाटक के 4 दशक के सियासी इतिहास पर नजर डाली जाए तो 1983 और 1985 में ही लगातार 2 बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसके बाद से जब भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, सत्ताधारी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी वो जान लीजिए। मैसूर से कर्नाटक नाम पड़ने के बाद 1972 में 5वां विधानसभा चुनाव और 1978 में हुए छठे चुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज कर सत्ता पर आसीन हुई थी। आपातकाल के बाद, इमरजेंसी के बाद 1983 में हुए राज्य के 7वें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता से विदाई हो गई थी। अच्छा, इमरजेंसी के बाद का दौर कुछ ऐसा था कि कांग्रेस से लोगों का मन भर गया या गुस्सा था लोगों में, जनता पार्टी की सरकार बनी। तो केंद्र का तो आपको पता ही है पूरा इतिहास, लेकिन कर्नाटक में भी कुछ ऐसी स्थिति बनी थी। जनता पार्टी ने 95 सीटें जीती थी और रामकृष्ण हेगड़े ने अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। हालांकि जनता पार्टी की यह सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई थी। इसके बाद 1985 के चुनाव हुए तो जनता पार्टी ने 139 सीटों के साथ शानदार सफलता हासिल की, वापसी की। ये वही दौर था जब केंद्र की सत्ता पर इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। इसके बावजूद कर्नाटक में उनका जादू नहीं चल सका और राज्य की सत्ता में कांग्रेस नहीं आ पाई थी। तो ये इतिहास में एक बड़ा उलटफेर हुआ था, लेकिन इसके बाद से 38 साल का इतिहास है कि कोई सरकार रिपीट नहीं हो पाई। अब क्या इस बार इतिहास बनेगा या रिवाज यहाँ भी कायम रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। एक और सीट है, एक सीट कैसे तय करती है कि कर्नाटक में कौन आएगा। रॉन सीट नाम है जगह का। इसकी जीत के मायने क्या है, ये बड़ा मज़ेदार फैक्टर है, आप इसको समझिए।
कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां ऐसा माना जाता है कि उत्तरी भागों में यानी बॉम्बे कर्नाटक क्षेत्र में आने वाला रॉन विधानसभा क्षेत्र जो है, यहां से जीत हासिल करने वाली पार्टी ही पूरे राज्य पर शासन करती है। साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जीत हासिल की थी। यह विधानसभा सीट कर्नाटक के गडक जिले के अंतर्गत आती है। 2018 में यहां कुल 49% मतदान हुआ था। बीजेपी के कालाकप्पा बंदी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के पाटिल गुरुपदा गौड़ संगना गौड़ा को 7,334 वोटों से हराकर जीत हासिल की। हालांकि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जीत किसकी होगी, ये जनता को तय करना है। लेकिन एक मान्यता है कि यहाँ से जो जीतता है वो सत्ता में आ जाता है। राज्य में कुल 224 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। राज्य के उत्तरी क्षेत्रों की सीटें विधानसभा सीटों का एक बड़ा हिस्सा कवर करती हैं। साथ ही हर 5 साल में सरकार बदलने का एक कारण भी है। बीजेपी ने 2018 में इनमें से कुल 54 सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी कुल 104 सीटों पर जीत हासिल करने के साथ विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं इनमें से 19 सीटों पर जीतने के बाद कांग्रेस और जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। यहाँ इस क्षेत्र में कम सीटें थी। जनता दल ने 8 सीटों पर जीत जेडीएस जिसको आप कहते हैं हासिल की थी और इसके बाद ये आंकड़ा 78 तक पहुंचा था और जनता दल ने 37 सीटों पर जीत हासिल की। लिंगायत आप बहुत सुनते हैं। ये लिंगायत क्षेत्र कौन सा है ये भी मैं आपको इस रिपोर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि ये भी बड़ा दिलचस्प पहलू। आप बहुत सुनते हैं लिंगायत, वो कालिंगा, लिंगायत, वो कालिंगा। है कौन सा क्षेत्र? चुनाव आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से राज्य में कुल 5 करोड़ 21 लाख मतदाता हैं। इनमें 16 से 17% लोगों की आबादी लिंगायत समुदाय की है। खास बात यह है कि इस समुदाय से बीजेपी के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा आते हैं और अभी जो जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए वो भी इसके दूसरे बड़े नेता माने जाते हैं। कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में सबसे अधिक इस समुदाय के लोग रहते हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी को काफ़ी फायदा मिला। बीजेपी ने यहाँ की सभी 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। यही कारण है कि इस बार के चुनाव के लिए बीजेपी ने BS येदियुरप्पा पर फिर से भरोसा जताया। हालांकि येदियुरप्पा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनका चेहरा रखा गया, उनके बेटे को टिकट दिया गया। पार्टी के लिए पूरे राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 2018 में बॉम्बे कर्नाटक क्षेत्र में बीजेपी को सबसे अधिक सीटें, बॉम्बे कर्नाटक क्षेत्र के में जो राज्य की किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे अधिक सीटें हैं 50 हैं। इनमें बीजेपी को कुल 30 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, तो ये भी बड़ी कामयाबी थी। ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी, जेडीएस ने यहाँ से 2 सीटें जीती थी। बीजेपी को यहाँ से अधिक वोट मिलने का एक बड़ा कारण येदियुरप्पा ही माने जाते हैं और पार्टी ने पिछले चुनाव में येदियुरप्पा को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया था। साथ ही आरक्षण बढ़ाने का वादा भी किया गया था। तो ये बड़े फैक्टर माने जाते हैं कि यहाँ पर बीजेपी को जीत मिली थी। अब बीजेपी का गढ़ माना जाता है तटीय कर्नाटक। यहाँ पर किसका क्या प्रदर्शन रहता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। तटीय कर्नाटक को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे अधिक फ्लिप सीटें जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया, एक बार एक पार्टी को, दूसरी बार फिर दूसरी पार्टी को। तो ये 80 सीटें जो हैं ये फ्लिप होती हैं। सत्ता बदलने का और ये जो 38 साल का इतिहास आ रहा है उसमें ये फ्लिप सीटें जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आंकड़ों के मुताबिक क्षेत्र में 19 सीटें हैं और इनमें से 10 सीटों पर 2008 के बाद से हर 5 साल में अलग अलग पार्टी ने जीत हासिल की है। पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ 16 जबकि कांग्रेस ने कुल 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। तटीय कर्नाटक में करीब 20% आबादी मुसलमानों की मानी जाती है। इसके बाद ये क्षेत्र बल्लव, बंड और मागवीरा जैसे समुदाय में बटा हुआ है। मध्य कर्नाटक में सबसे अधिक लिंगायत और वोकालिंगा मतदाता हैं। मध्य कर्नाटक में करीब 20 फ्लिप सीटें आती हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा लिंगायत और वोकालिंगा मतदाता जैसा मैंने आपको बताया होते हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी इनमें 16 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर पाई थी। वहीं क्षेत्र की कुल 37 विधानसभा सीटों में से 21 जीतने में कामयाब रही थी। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 13 सीटें जीती थी और जेडीएस ने 2 सीटें। 10 मई को चुनाव होने, 13 को मतगणना होगी, तो इसीलिए ये इतिहास जो एक बार फिर याद किया जा रहा है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाले हैं और 13 मई को मतगणना होगी, यानी नतीजे आ जाएंगे। इस समय राज्य में बीजेपी की सरकार है, इसका नेतृत्व बसवराज बोम्मई कर रहे हैं। राज्य में कुल 5 करोड़ 21 लाख मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 62 लाख है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 59 लाख है। अब देखना होगा कि इतिहास कायम रहता है या फिर इतिहास बदल जाता है और रिवाज कायम रहता है। ये देखना बहुत दिलचस्प है। मन से उजाला कर चले, मन से